हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का क्या मीनिंग है। जनरली हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। और आप देखते हो कि अगर एक तो आप एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें और एक अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आता है। सेम प्रिंसिपल है, सेम टाइम पीरियड है, लेकिन अगर एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें या सेमी एनुअली करें या क्वार्टरली करें या मंथली करें, तो जैसे जैसे हम एनुअली से सेमी एनुअली पे, हाफ ईयरली पे आते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। हाफ ईयरली से क्वार्टरली का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो और ज्यादा आएगा। और क्वार्टरली के कंपैरिजन में अगर मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो और ज्यादा आएगा। और कॉमन सेंस की बात है कि कॉमन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब बोनस हम और प्लस में जो पहले का जो अमाउंट है, यानी पहले प्रिंसिपल था उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें हमने इंटरेस्ट ऐड किया तो वो हमारा अमाउंट बन जाता है। तो उस पर हम नेक्स्ट टाइम को उसको प्रिंसिपल मान के हम नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए उस पर इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेते हैं तो वो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो अगर बार बार हम हाफ ईयरली को क्वार्टरली में कन्वर्ट करके पहले 3 महीने का इंटरेस्ट ऐड करके उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, या महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसके नेक्स्ट महीने के मंथ के इंटरेस्ट पे हम इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे, तो वो इंटरेस्ट ज्यादा आता जाएगा। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का, मतलब और ज्यादा हम टाइम पीरियड को बढ़ाने, मंथली की बजाय मान लो आवरली हम काउंट करने लग जाए, इंटरेस्ट सेकंडों के हिसाब से काउंट करने लग जाए, मतलब हर सेकंड में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे अगर कैलकुलेशन सिंपल वे में हम देखें भी, जैसे हाफ ईयरली कहा जाए तो 6-6 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ऐड करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूसली की बात करें, पल 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 का हम इंटरेस्ट काउंट करते जाएं, ऐड करते जाएं, तो स्टार्टिंग में देखने में लगता है कि अरे ऐसे कैसे करेंगे, लेकिन इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो वो फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे पहले और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में चांसेस हो जाते हैं इसके क्वेश्चन आने के, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से देखेंगे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। जनरली जो टॉपिक है हमारा, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, क्या मीनिंग है इसका, वैसे भी मैंने बता ही दिया, एक बार और हम डिटेल में देख लेते हैं। इन पर्टिकुलर सिचुएशंस, जनरली जो पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इंक्रीजेज। जैसे कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, मतलब हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, मंथली का मतलब साल में 12 बार, 12 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडेड इंक्रीजेज, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है, द अमाउंट आल्सो इंक्रीजेज। पहले भी क्वेश्चन को दिए, यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल लेंगे और उसमें सॉल्व करके दिखाएंगे कि जैसे जैसे कंपाउंडिंग के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, हमारा जो अमाउंट आता है वो इंक्रीज होता जाता है, चाहे स्मॉल अमाउंट में हो लेकिन अमाउंट इंक्रीज होगा। when the frequency of compounded increases indefinitely, indefinitely मतलब जो मैंने वर्ड यूज किया कि भाई मंथली तो हम करें 1 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं आवरली, सेकेंडली, कॉन्टिन्यूसली, मतलब फ्रिक्वेंटली, मतलब सेकंड भी नहीं बीती उससे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी टाइम्स। एक तो हम एक साल में 2 बार कैलकुलेट करें सेमी एनुअली कह के, क्वार्टरली कह के 4 टाइम्स कैलकुलेट करें, मंथली कह के 12 टाइम्स कैलकुलेट करें, हम एक साल में इनफाइनाइट मैनी टाइम्स इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फॉर्मूला आने के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लो कंपाउंडेड इंक्रीजेस इनडेफिनेटली, देन द इंटरेस्ट इज सेड टू बी कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। अगर हम उस प्रोसेस को, जो प्रोसेस है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, अगर उसको हम इनडेफिनेटली टाइम्स अप्लाई कर देते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट से जो फॉर्मूला हमारा बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंडेड continuously. In such cases, at any instant of time, the investment increases in proportion of the current value. जो करंट वैल्यू उसके प्रोपोर्शन में अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो 100 रुपीज का लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो कंसिडर प्रिंसिपल जो है वो हमने क्या कह दिया,
100 रुपीज है, प्रिंसिपल 100 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। और अगर एनुअली कैलकुलेट करते हैं और 1 ईयर की बात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल की वैल्यू 100 है, इंटू 1 प्लस आर, आर हमने 10% पर एनम लिया है, अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम 1 है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, टोटली क्या हो जाएगा 100 इंटू 11 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल होगी यानी 110। यानी अगर हम एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो 100 रुपीज थे आफ्टर 1 ईयर क्या बन जाएंगे, ₹110। लेकिन अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट हम यूज करते हैं हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, तो क्या होता, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के केस में आपको बताया गया और बच्चे को पता है कि रेट हाफ हो जाती है और टाइम ईयर्स में जो गिवन होता है वो डबल हो जाता है। तो क्या होगा 100 इंटू 1 प्लस आर, आर जो था वो क्या होगा R2 से डिवाइड हो गया अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम जो था वो 1 ईयर था तो 1 का डबल 2 हो जाता है, और ये सॉल्व करोगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 100 इंटू 5 अपॉन 100 मतलब 1 अपॉन 20, 20 प्लस 1 21, यानी 21 अपॉन 20 होल स्क्वायर होता है, यानी 100 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 20 से ये 5, ये 5 से 4, और 21 इंटू 21 441 अपॉन 4, और 441 को 4 से डिवाइड करते हो तो वो बन जाता है ₹110.25। देखें जब एनुअली कैलकुलेट किया तो 110 बना अमाउंट, लेकिन हाफ ईयरली कैलकुलेट किया तो वो क्या बना 110.25, 25 पैसे एक्स्ट्रा। हंसने की बात नहीं है, कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ है ना, ये तो 100 रुपीज थे तो 25 पैसे इंक्रीज हुए, 100 से ज्यादा होते तो ज्यादा इंक्रीज होते, लेकिन ये तो हमने केवल ईयरली को हाफ ईयरली में कन्वर्ट किया है। अब अगर हम मान लो इसको क्वार्टरली कन्वर्ट करते हैं, मंथली कैलकुलेट करते हैं तो वो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, मतलब अमाउंट की जो वैल्यू आएगी वो बढ़ती जाएगी। लेकिन हम सॉल्व करना चाहेंगे इनडेफिनेटली के लिए, मतलब हम जो फॉर्मूला बनाना चाहेंगे वो फॉर्मूला बनाना चाहेंगे कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली के लिए। क्वेश्चन में गिवन होगा कि फाइंड अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, तो उसके लिए जो आगे फॉर्मूला बताया जाएगा उसको यूज करोगे, सिंपल फॉर्मूला है, और क्वेश्चन अभी तो केवल डेरिवेशन बताया जा रहा है। फिर आप जब सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो कहोगे अरे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उससे भी इजी है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला भी पहले की कंपैरेटिव सिंपल बन जाता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट करते हो तो क्वार्टरली कैलकुलेट करते हो तो आपको पता ही है क्या करते हो, रेट को 4 से डिवाइड कर देते हो, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 4, 10 अपॉन 4 अपॉन 100 रेज टू द पावर 4, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1110.38, इससे पहले कितना था 1110.25, और उससे पहले क्या था 110। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, और इसी वे में मंथली कैलकुलेट करो, मंथली कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 12, 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, तो 10 अपॉन 12 अपॉन 100 होल रेज टू द पावर टाइम 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 12 12 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 110.53। देखो ईयरली कैलकुलेट किया तो 110 आया, मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या है 110.53, 53 पैसे एक्स्ट्रा आ गया। तो यानी जैसे जैसे हम ये कंपाउंडेड का जो वैल्यू है एक साल में एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली का मतलब 4 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, मंथली का मतलब 12 टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और भी अगर बात डिवाइड करते जाए तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज करते जा रहे हैं कि एक साल में 2 बार कैलकुलेट करेंगे या 4 बार करेंगे तो अमाउंट जो है वो बढ़ती जाती है, और वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी इनडेफिनेटली करना चाहते हैं तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए अब हम इस पॉइंट पर आते हैं और उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सो वी सी दैट, हमने क्या देखा इसमें, वी सी दैट अमाउंट इंक्रीजेस, कब इंक्रीज हुई अमाउंट, एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, भाई इंटरेस्ट को ऐड करने की जो कंपाउंडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने इंक्रीज कर दी, इसमें साल में एक बार कर रहे थे, यहाँ साल में 2 बार कर रहे थे, यहाँ साल में 4 बार कर रहे थे, यहाँ साल में 12 टाइम्स कर रहे थे, 12 बार कर रहे थे। तो इसका मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इंक्रीज करते हैं अमाउंट इंक्रीज होती जाती है। तो अब हम इसको k टाइम्स अगर कर दें, यहाँ हमारी 1 टाइम 2 टाइम्स 4 टाइम थी, अगर हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी अगर वो k टाइम्स कर देते हैं तो क्या होगा,
let P be the principal and R be the rate of interest per annum, और if the frequency of compounding is K, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग हमने K ले ली, जैसे हाफ ईयरली में K की वैल्यू 2 हो जाती है, क्वार्टरली में K की वैल्यू 4 हो जाती है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कंपाउंडिंग की जो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं वो K टाइम्स ले रहे हैं, और टाइम जो है वो n ईयर्स है। तो आपको बताया गया है अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसमें रेट को जो कंपाउंडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे 2 से 4 से 12 से डिवाइड किया था, अब हम K से, रेट को K से डिवाइड करेंगे, टाइम को K से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन K अपॉन 100 रेज टू द पावर n ईयर्स कह रहे हैं, तो K इंटू n आ जाएगा। तो इस पार्ट को हम, ये जो K हमने यूज किया, ये K, अगर इस फ्रीक्वेंसी को मैं इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब सेकंडों के हिसाब से मैं कैलकुलेट करने की बात करता हूं, हर सेकंड में मैं अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहूं, तो क्या होगा, तो उसके लिए अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट का कॉन्सेप्ट बन जाता है और उसकी हेल्प से हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिमिट का कॉन्सेप्ट भी बच्चे को पता है। तो देखें, अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला हो गया, तो लेट द इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, फ्रीक्वेंसी इनडेफिनेटली, इनफाइनाइटली कहें तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, एंड लेट ए बी द अमाउंट आफ्टर n ईयर्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी, कॉन्टिन्यूअसली मैंने कह दिया, पहले मैंने यहां जो लिखा था, ये मैंने कब क्या लिखा था, अमाउंट कब है, जब मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग k है, लेकिन अब मैं इसको कॉन्टिन्यूअस कहना चाह रहा हूं, कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूअसली, यहां मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली। तो इसमें ये जो मेरी वैल्यू थी, ये जो वैल्यू आई थी, इस वैल्यू के साथ मैंने क्या यूज कर दिया, लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी। तो और p जो है, ये p, दिस p इज फ्री फ्रॉम k, तो इसको हम आउटसाइड ले सकते हैं, तो इस p को आउटसाइड ले लिया और ये पार्ट रह गया। और इसमें भी एक बात देखें कि हमें एक फॉर्मूला पता है, ये वाला जो फॉर्मूला है, हम ये फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन m रेज टू द पावर m हो, तो भी उसको e कहते हैं, या कई बार इसी फॉर्मूले को हम लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस m रेज टू द पावर 1 अपॉन m हो, तो उसको भी e कहते हैं। चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो उसकी जो लिमिट की वैल्यू आती है, वो लिमिट की वैल्यू क्या आती है, e, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आप कहते हो e। तो उसी वे में, तो ये जो पार्ट है, अब ये देखो r अपॉन k अपॉन 100 रेज टू द पावर kn था, तो ये मेरा क्या हो गया, r अपॉन 100 k, यानी ये क्या होगा, 1 प्लस r अपॉन 100 k। तो अगर मान लो मैं इसको यहाँ m समझता हूं, अगर मैं इसको m रीड करता हूं, तो मुझे इसकी पावर में क्या चाहिए, इसकी पावर में क्या चाहिए, 1 अपॉन m, मतलब इसका रेसिप्रोकल चाहिए, मतलब ये जो पार्ट था इसकी जो पावर है वो इसका रेसिप्रोकल चाहिए, है नहीं, अभी मैं बनाऊंगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 100k अपॉन r, 100k अपॉन r, इसमें kn में मेरे पास k तो था, k था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 100 अपॉन r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, यहाँ r से डिवाइड किया था तो मैंने इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इस पार्ट को अगर सॉल्व करके देखो तो देखो 100 से 100 कट गया, r से r कट गया, क्या रह गया, kn। तो मतलब जो ये kn है, ये जो kn है उसको ही मैंने ये लिख दिया, क्यों लिख दिया, ताकि ये मेरा m हो जाए और इसकी पावर क्या हो जाए, 1 अपॉन m। तो ये यहां से यहां तक का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, e, और ये क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर rn अपॉन 100। उसको हमने रीअरेंज किया, ये m है और इसकी पावर इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका उल्टा रेसिप्रोकल, तो वो ये हो गया। तो अब हमें पता है k अगर इंफिनिटी को टेंड करता है तो 100k अपॉन r जो होगा वो भी इंफिनिटी को टेंड करेगा, ये इंफिनिटी को टेंड करता है तो इंफिनिटी इंटू 100 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, तो ये भी इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो इसी को हमने क्या लिख दिया, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू लिमिट, लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी को या 100k अपॉन r टेंड्स टू इंफिनिटी को, क्योंकि हम यहाँ जो देखो ये मेरे पास m था तो मुझे यहाँ m चाहिए ना, तो इसी में मेरा यहाँ क्या है, r अपॉन 100k था, तो उसका उल्टा कर दिया हमने, ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए। ये भी यूज कर सकते थे, यहां हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 1 अपॉन m वाला, इसका रेसिप्रोकल। तो वो जो पार्ट है वो क्या हो गया, 100k अपॉन r टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस r अपॉन 100k रेज टू द पावर 100k अपॉन r। ये वाली जो वैल्यू है, ये 100 नहीं है, ये 100, ये जो है यहाँ जो मेरा पार्ट है वो है rn अपॉन 100 है। इस कंप्लीट की पावर क्या, देखो ये और पावर ये है, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला रेज टू द पावर m n अगर है तो उसको मैं x रेज टू द पावर m
होल रेज टू द पावर n लिख सकता हूं। x रेज टू द पावर m, रेज टू द पावर n को x रेज टू द पावर mn, ये इसको x समझो, ये x रेज टू द पावर mn है, तो इसको क्या लिख दिया, x रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इससे मेरा ये क्या हो जाता है, e, इसको हम क्या कहते हैं, e, यानी ये क्या आ गया, p e रेज टू द पावर rn अपॉन 100। ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है। ये तो हमने डेरिवेशन किया, लेकिन क्वेश्चंस में तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू ई रेज टू द पावर rn अपॉन 100। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, p प्रिंसिपल गिवन होगा, r रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी, n टाइम पीरियड गिवन होगा। e जो है ये e, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस e की जो वैल्यू होती है, जब क्वेश्चन करेंगे तो यूज करेंगे 2.718। जनरली आगे भी दे दी जाती है, लेकिन हमारा क्वेश्चंस में यूज केवल इतना होगा, ई की वैल्यू का 2.718। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, क्योंकि ई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो होता है, लेकिन ये इरेशनल नंबर होता है, तो 2.718 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3 डेसिमल तक, एग्जैक्ट नहीं होती। लेकिन हम जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ई की जो वैल्यू है वो क्या यूज करते हैं, 2.718, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर आता है हमारा। तो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज r% पर एनम एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसमें लिखा जाएगा इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, इसका मतलब उसमें हमने ये फॉर्मूला यूज करना होगा। जैसे पहले क्या यूज करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम यूज कर रहे थे, जब वो एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली गिवन है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में गिवन होगा कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, तो उस केस में आप अमाउंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करोगे, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू ई रेज टू द पावर rn अपॉन 100 आफ्टर n ईयर्स, यानी टाइम n ईयर्स है तो n आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट r है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला ध्यान रखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखें, फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वो क्या है, लेट r इज इक्वल टू सॉरी लेट रुपीज 5000 बी इन्वेस्टेड, यानी प्रिंसिपल 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, एंड अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स कैलकुलेट करनी है, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स कैलकुलेट करनी है, लेकिन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। और इसमें साथ में वैसे इसने यहां मेंशन भी कर दिया कि E इज इक्वल टू 2.71828, अगर मेंशन नहीं भी हो तो भी याद रखना, वैसे जनरली ये लिखिए 2.71828, लेकिन जनरली जो वैल्यू यूज होती है वो 2.718 यूज होती है, क्योंकि 28 जब हम लॉग टेबल यूज करेंगे, जब लॉग ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी हम 4 डिजिट तक यूज कर पाते हैं, तो 4 डिजिट तक यूज कर पाते हैं तो मतलब इतना ही पार्ट यूज कर पाएंगे, आगे का पार्ट दिया हुआ है तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सब चीज गिवन है, फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए, इससे रिलेटेड हम कई बार लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल की बात कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में जो लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल यूज होगा उसको आपको बताया जाएगा डिटेल में कि वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉग वैल्यू, एंटी लॉग वैल्यू। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लॉग टेबल देखनी नहीं आती तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, लॉगरिथम का हमारा अलग से एक टॉपिक है जिसमें हमने लॉग टेबल कैसे देखते हैं, पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, डिटेल में बताया गया। क्योंकि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल का काफी यूज होता है। अगर हमें लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल देखनी आती है तो हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कई बार बच्चों को यही डर होता है कि आगे कैसे सॉल्व करें, फॉर्मूला पता होता है, सब कुछ पता होता है, आंसर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन प्लीज एक बार लॉग टेबल देखना सीख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट और नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे एन्युटी का चैप्टर, बिल्कुल ईजी लगेगा, इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें देखें वही है, प्रिंसिपल कितना है ₹5000, रेट आर क्या है 12% पर एनम, और टाइम है एन, 3 इयर्स था, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, टाइम कहेंगे तो 3 इयर्स देंगे, तो एन इज इक्वल टू हम 3, एन इज इक्वल टू 3 लिख रहे हैं तो वो भी चल जाएगा, एन इज इक्वल टू 3, क्योंकि अगर हम टाइम कहते 3 इयर्स कहते तो 3 इयर्स या एन इयर्स कहते तो एन इज इक्वल टू 3 आप कह सकते हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कंपाउंडेड तो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, एन इयर्स के लिए, वैसे तो ये तो एन इयर्स के लिए था, वैसे तो ये एन इयर्स की बात करेंगे, अमाउंट आफ्टर एन इयर्स क्या था, पी इंटू ई रेज़ टू द पावर आर एन अपॉन 100, और अब हम अमाउंट फाइंड आउट करें आफ्टर 3 इयर्स,
तो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या है 5000 इंटू ई की वैल्यू क्या है 2.718, रेज टू द पावर आर 12 है और 3 है एन अपॉन 100, यानी 36 अपॉन 100, और 36 को 100 से डिवाइड करते हो तो 0.36 हो जाता है, यानी 5000 इंटू 2.718 रेज टू द पावर 0.36। और इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट नहीं सोल्व कर सकते, इसकी पावर 0.36 कैसे बताओगे, बता ही नहीं सकते। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से। पहले हम लॉग बोथ साइड लेते हैं, और लॉग बोथ साइड में आपको दो फॉर्मूले पता है, लॉग एम इंटू एन अगर है तो उसको आप log m प्लस log n लिखते हो, और log m रेज टू द पावर n अगर पावर है तो वो पावर आउटसाइड आ जाती है, यानी n log m हो जाता है। तो इसी वे में यहाँ से देखो, यहाँ इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या होगा, log इसको m रीड करो और इसको n रीड करो, तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, log m यानी log 5000 प्लस log n, log ऑफ दिस होगा, और log ऑफ दिस वैल्यू में ये पावर है, पावर आउटसाइड आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा प्लस 0.36 इंटू लॉग ऑफ 2.718। अब हमें log 5000 की वैल्यू देखनी है, और log 2.71828 है, लेकिन हम क्या कहते हैं 4 डिजिट तक लेते हैं, तो 4 डिजिट तक लेते हैं तो 2.718 ले लेंगे। तो पहले हम log 5000 की वैल्यू देखेंगे, log 5000 की वैल्यू आपको आती है देखने, बिल्कुल इजी होती है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करते हो, पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स लेते हो, हालांकि ये तो बिल्कुल इजी वाला हो गया, 0 0 हो रहा है, फर्स्ट 2 डिजिट का मतलब 50 है। इससे पहले वाला पेज में आपने देखा था ये 10 11 12 13 49 तक है, तो इस पेज को हमने यूज नहीं किया, लॉग टेबल में 2 पेजेस गिवन होते हैं, ऐसे ही एंटी लॉग टेबल में भी 2 पेजेस गिवन होते हैं। 50 आ गया, 50 के बाद 0 है, अगर यहाँ 50 के बाद 5 होता तो ये जो 5 वाली लाइन और 50 वाली लाइन देखते हैं, लेकिन 50 के बाद 0 है तो 6990 हो गया। तो नेक्स्ट 0 है, 0 वाला पार्ट फोर्थ डिजिट का पार्ट हम मेन डिफरेंस देखते हैं, वो है ही नहीं, तो यानी 6990। जैसे ही लॉग टेबल देखते हैं 6990, जैसे ही लॉग टेबल देखते हैं क्या कहते हैं कि यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, और अब देखते हैं कि ये कहलाता है मेंटिसा, इसको हम कहते हैं मेंटिसा। अब इसमें कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 में से 1 माइनस करते हैं 3, और वो यहाँ लिख देते हैं 3, क्या कहलाती है करेक्टरिस्टिक, यानी log 5000 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.6990, यही हम पुट करते हैं, log 5000 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.6990, ये 0.36 एज इट इज। अब हम log 2.718 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2.718 log ऑफ 2.718 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, लॉग टेबल देखते हुए कहते हैं पॉइंट को भूल जाओ, एंटी लॉग टेबल में पॉइंट का ध्यान रखते हैं, लॉग टेबल में कहते हैं पॉइंट को भूल जाओ, क्या हो गया 27 और 1, 27 यहां पे देखोगे 27 वाली लाइन और 1 वाली लाइन, ये 1 वाली लाइन चलेगी, ये 27 वाली लाइन चलेगी, कहां कट कर रही है, यहाँ पे 4330 4330, 27 वाली लाइन यहां से 27 वाली लाइन यहाँ, और 1 वाली लाइन कहां कट करती है, और फिर ये है 8, फोर्थ डिजिट 8 है, 8 है, तो 8 के लिए आप यहां से जाओगे, हाँ ये 8 वाली लाइन है, और ये 27 वाली लाइन है, 27 वाली लाइन 27 वाली लाइन ये यहाँ कट कर रही है, यानी 13 पे 27 वाली लाइन और 8 वाली लाइन 13 पे कट कर रही है, तो ये 13 हम इसमें ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 4343, और जैसे ये वैल्यू आई ये लिख देंगे 4343, और क्या बताया, जैसे ही लॉग टेबल देखी, लॉग टेबल देखते ही यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा कहलाता है मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं इसमें डिजिट कितनी है, देखने में तो 4 ही लग रही है, लेकिन पॉइंट से पहले कितनी है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी 0 आ जाएगा 0.4343, लॉग ऑफ 2.718 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4343, और ये पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या पुट करते हैं 0.4343, इसको 0.36 से मल्टीप्लाई करो, 3.6990 ऐड करो, ये आ जाएगा 3.8555, 3.8555, ये मेरी वैल्यू है लॉग ए की वैल्यू,
लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना था, ए। तो ए फाइंड आउट करना, तो मैं क्या कहूंगा, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, यानी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंटीलॉग ऑफ 3.8555। तो इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करेंगे 3.8555, इसका हमें एंटीलॉग फाइंड आउट करना है। ध्यान रहे, लॉग टेबल अलग है, एंटीलॉग टेबल अलग है। लॉग टेबल में स्टार्ट होता था 10 से, 10 11 12 99 तक। एंटीलॉग टेबल स्टार्ट होती है 0.00 0.01 0.02 से 0.99 तक। लॉग टेबल हम स्टार्टिंग से ही देखते थे लॉग टेबल, लेकिन जब एंटी लॉग टेबल देखने की बात आती है तो एंटी लॉग टेबल हम आगे वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, यानी हमें 85 की वैल्यू 5 पे देखनी है। एंटी लॉग टेबल में 85 की वैल्यू, ये जो है यहां लिख लेते हैं, लॉग एंटी लॉग ऑफ 3 पॉइंट, एंटी लॉग ऑफ 3.8555 नेक्स्ट पेज पे है वो, क्योंकि उसमें हमारे 0.49 तक था, यहाँ 0.50 से है, हमें यहाँ यूज करना होगा 85। 85 पॉइंट के बाद वाली 4 डिजिट देखेंगे, यानी 85 की वैल्यू 5 वाली लाइन, 85 ये 85 वाली होगी, और 5 वाला ये पार्ट हो गया, 85 वाला पार्ट ये हो गया। कहाँ कट कर रहा है, 85 वाला पार्ट और 5 वाला पार्ट कहाँ कट कर रहा है, क्या है ये मेरी वैल्यू 7161, 7161, और फिर नेक्स्ट क्या है 5, ये मेरी 5 वाली, इसमें मेन डिफरेंस में देखना होगा, 5 वाली और 85 वाली कहाँ कट कर रही है, 8 पर, तो वो 8 हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी 7169, यानी क्या आ जाएगा 7169। ध्यान दें, जब लॉग टेबल देख रहे थे तो लॉग टेबल देखते ही कह रहे थे यहाँ पॉइंट लगा दो, लेकिन अब हम लॉग टेबल नहीं देख रहे, हम एंटी लॉग टेबल देख रहे हैं, तो हम ये पॉइंट नहीं लगाएंगे। हम क्या कहेंगे कि जिसका आप एंटी लॉग देख रहे थे उसमें डेसिमल से पहले, उसमें हम नंबर ऑफ डिजिट्स देख रहे थे, यहां हम देखेंगे डेसिमल से पहले नंबर क्या है। तो डेसिमल से पहले डिजिट की बात करते तो 1 डिजिट होती, लेकिन नंबर क्या है 3, उसमें हम नंबर ऑफ डिजिट्स में से 1 माइनस करने की बात कर रहे थे, यहां हम इस नंबर में से 1 ऐड करेंगे, में से नहीं, इस नंबर में 1 ऐड करेंगे, यानी 3 + 1 4, और 3 + 1 4 का मतलब यहां 4 नहीं लिखेंगे, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 2 3 4 यहां पॉइंट, यानी क्या हो गया 7169। अगर मेरा यहाँ 2 होता, अगर मेरा यहाँ 2 होता तो 2 + 1 3, यानी 3 डिजिट के बाद, यानी 7169 होता, तो 1 2 3 यहां पॉइंट लगा देता, तब ये वैल्यू हो जाती है। लेकिन अब तो मेरी 4 डिजिट वैल्यू बनेगी, यानी 7169, तो यानी ये जो वैल्यू थी इसका एंटी लॉग क्या आएगा 7169। थोड़ा सा लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखना आना चाहिए, और एक बार थोड़ा सा टाइम दे देते तो जिंदगी भर नहीं भूलते कि लॉग टेबल कैसे फाइंड आउट सोल्व करेंगे, एंटी लॉग टेबल कैसे सोल्व करेंगे, इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये जो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल है ये हमें याद नहीं करनी होती, ये हमें एग्जाम में दी जाती है, और इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, तो याद नहीं करना इसको। तो इससे अब ये जो पार्ट है, ये जो वैल्यू आई है हमारी, क्या ये 7169, तो इसका मतलब अमाउंट कितनी हो जाएगी 7169, और यही हमें फाइंड आउट करना था कि अगर कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का क्वेश्चन है तो आफ्टर 3 इयर्स अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 7169। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें क्या कहा गया है, हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम पूछ लिया कि कितने समय में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए प्रिंसिपल टू बी 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब कितने समय में, कितने टाइम के बाद आज मेरे पास जितना रुपया है वो तिगुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब आज मेरे पास अगर 100 रुपए है तो कितने साल के बाद 300 हो जाएंगे, उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। आज मेरे पास 200 है तो कितने समय के बाद 200 का 3 टाइम्स यानी 600 रुपए हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं आज मेरे पास p रुपीज है, और कितने हो जाएंगे 3p, कितने टाइम में, यानी जो n होता है टाइम, n ईयर्स मानते हैं, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ वर्थ 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% पर एनम, लेकिन साथ में क्वेश्चन में क्या है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, जो हम आज का लेक्चर कर रहे हैं उसमें कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना है कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली है, या कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है। तो वही लेट प्रिंसिपल कितना है ₹p, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3p, अमाउंट कितना हो जाएगा 3p। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% पर एनम, हम मान लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा n ईयर्स लगेंगे, तो मैं n की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला मुझे पता है,
कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का क्या है, अमाउंट, क्या है फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ई रेज टू द पावर आर एन अपॉन 100। अमाउंट की वैल्यू है पी है, आर है, एन की फॉर्म में क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होगा, अमाउंट कितना है 3p इज इक्वल टू पी, ये थोड़ा सा 3p इज इक्वल टू p इंटू ई रह गया, इसमें e रेज टू द पावर आर एन यानी 10n अपॉन 100 था, एक जीरो से जीरो कैंसिल भी कर सकते हो, तो यानी p से p कैंसिल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 10n अपॉन 100, तो 10n अपॉन 100 यानी 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100 का मतलब होता है 1 अपॉन 10, और 1 अपॉन 10 का मतलब 0.1, तो ये क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर 0.1 इंटू n, और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या कहो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इस क्वेश्चन में अच्छी बात है, केवल लॉग टेबल का यूज होगा, एंटी लॉग टेबल का यूज होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये 3 है तो क्या आ जाएगा लॉग 3 इज इक्वल टू, जब लॉग यहां अप्लाई करेंगे लॉग e रेज टू द पावर, हमें फॉर्मूला पता है लॉग m रेज टू द पावर n अगर हो तो ये पावर आउटसाइड आ जाती है, यानी n log m हो जाता है, तो ये पावर क्या है 0.1n, तो 0.1n पहले आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0.1n इंटू लॉग ई, और n की वैल्यू निकालनी है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 3 था, 0.1 से डिवाइड कर दो, log e से डिवाइड कर दो, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया log 3 अपॉन 0.1 इंटू log e, log 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो लॉग टेबल से, log e की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, e की वैल्यू क्या होगी 2.718, इसमें मेंशन नहीं है, ये नहीं है कि एग्जाम में कॉपी दो, ये याद होनी चाहिए, ई की वैल्यू क्या होगी 2.718, तो दोनों की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, तो देखें क्या होगा log 3 अपॉन log ई, ई की वैल्यू क्या होगी 2.718, 2.718, 18 आगे वाला 28 आगे वाला लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब log 3 हमें log टेबल से देखना आना चाहिए, log 3 की वैल्यू कैसे देखेंगे, तो log 3 का गया है हमें, तो log 3 में आप देख रहे हो आपसे कहा जाता है 4 डिजिट होनी चाहिए, ये तो 1 डिजिट है, 4 डिजिट के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ 3.000, तो पॉइंट के बाद कितनी जीरो लगा दो, मुझे 4 डिजिट चाहिए तो 3.000, अब क्या बचेगा ये 3000, यानी इस लाइन में 30 देखो, इस लाइन में 0 देखो, कहां कट कर रहा है 4771 पे, तो यानी क्या आ जाएगा 4771, और आपको बताया गया है जैसे ही लॉग टेबल देखते हो, जैसे ही लॉग टेबल देखते हो यहाँ पॉइंट लगा देते हो, पॉइंट से पहले क्या आएगा, ये तो हो गया मेंटिसा, करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए देखते हो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ क्या जाएगा 0, यानी 0.477, लॉग 3 की वैल्यू क्या होगी 0.4771, 0.1, लॉग ई की वैल्यू 2.718, और लॉग 2.718 इसकी वैल्यू हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, आप देख सकते हो 0.4343 आए, तो ये 0.4771 अपॉन 0.1 इंटू इसकी लॉग वैल्यू 0.4343, इसको सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो 10.99 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करके देखोगे तो 10.99 को या 11 ईयर्स, इसका मतलब आफ्टर 11 ईयर्स अगर आज मेरे पास ₹3 हैं तो वो कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स यानी 3p, तो ये पूछा गया था कि कितने समय में मेरे पास जो आज पैसा है वो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो टाइम पीरियड जो फाइंड आउट करना था तो वो कितना हो जाएगा 11 ईयर्स, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही साथ में जुड़े रहें ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारा वीडियो देख रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।